हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ नेट जेआरएफ ज्योग्राफी यानी नेट जेआरएफ भूगोल विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस बनाई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। वे किससे जुड़ी हुई हैं? वे जुड़ी हुई हैं क्रमशः इकाई 1 और इकाई 2 के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से, और विगत वर्षों में भी वही सवाल जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में भूगोल विषय के पेपर के अंतर्गत या भूगोल विषय के वैकल्पिक विषय के अंतर्गत पूछी गई हैं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो होगा वह भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के ही इकाई 3 पर आधारित होगा, यानी यूनिट 3 पर आधारित होगा, जिसका नाम है ओशियनोग्राफी या सामुद्रिकी या समुद्र विज्ञान। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो यूजीसी द्वारा नेट जेआरएफ के एग्जाम्स हुए हैं उनमें सामुद्रिकी से कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसे कैसे सवालों को फ्रेम किया गया है। ठीक है, आइए हम एक चर्चा कर लेते हैं विगत वर्षों में पूछे गए सवालों पर। ध्यान रखिएगा, यह सेशन किस पर आधारित है? समुद्र विज्ञान के प्रश्नों पर आधारित है। आइए देखते हैं हमारे पहले सवाल को, यानी पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके पास सूची 1 में ज्वार भाटा के उद्गम के बारे में सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी सूची में विद्वान दिए हुए हैं, यानी आपको बताना है इस सूची के माध्यम से इन दोनों सूची को सुमेलित करना है और बताना है कि निम्नलिखित जो सिद्धांत ज्वार भाटा के उद्गम से संबंधित दिए गए हैं वे इनमें से किस विद्वान से संबंधित है, या किस विद्वान या भूगोल वेत्ता कह सकते हैं, या कहें जो समुद्र विज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में शामिल वैज्ञानिक थे, तो इनमें से किससे यह संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारे पास है विकल्प: गतिशील सिद्धांत, स्थिर तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत। आपके सामने है विद्वानों के रूप में R.A. हैरिस, न्यूटन, लाप्लास, विलियम व्हेल। ध्यान रखिएगा, विलियम व्हेल। अब यदि हम बात करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो इसके लिए आपको कूट देखकर सही जवाब देना था, यानी यह प्रश्न इससे पहले कब पूछा गया था? ध्यान रखिएगा, नेट जेआरएफ की मार्च 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रश्न को फ्रेम किया गया था, यानी समुद्र विज्ञान से यह प्रश्न पूछा गया था। अब आपको बताना है कूट के हिसाब से। कूट में आपके पास क्या है? ऑप्शन A, B, C, D के अनुसार A है 2 3 4 1 3 1 4 2 3 1 2 4 1 3 4 2। अब यदि हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ज्वार भाटा है क्या। ठीक है, तो इसे हम क्लासरूम में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ज्वार भाटा क्या है। आप एक सामान्य शब्दों में समझ लें, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए, ये महासागरों की एक जटिल प्रक्रिया है, महासागरों में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल है उसके माध्यम से उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, उसी के माध्यम से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ज्वार भाटे के बारे में जो सिद्धांत प्रचलित है, सबसे फेमस सिद्धांत है, तो सबसे पहले वर्ष 1687 में सिद्धांत आया था। एक तो ज्वार भाटा के बारे में आप समझिए कि ज्वार भाटा से जुड़े हुए मुख्य रूप से 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक इसके संतुलन से संबंधित है, या आप कह सकते हैं दूसरा कह सकते हैं इसकी गति से संबंधित है, यानी इसकी गति से रिलेटेड सिद्धांत और संतुलन से जुड़े हुए सिद्धांत। ठीक है, जिसमें सबसे मुख्य सिद्धांत, जो सबसे फेमस सिद्धांत आप कह सकते हैं, सबसे पहले जो चर्चा में रहा है वर्ष 1687 में, किसका सिद्धांत है? यह है न्यूटन का सिद्धांत, जिसे आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक, अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे ऑप्शन में आपको लगेगा कि कहीं आपको गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन यह संतुलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो संतुलन सिद्धांत है या इक्विलिब्रियम थ्योरी है, यह किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है न्यूटन से, यानी न्यूटन ने सिद्धांत को दिया था वर्ष 1687 में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रमुख सिद्धांत यदि हम इसकी बात करें, तो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है किससे जुड़ा हुआ? इनकी गतिशीलता से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो दूसरा सिद्धांत क्या है? गतिशीलता या गतिशील सिद्धांत।
यह सिद्धांत वर्ष 1755 के आसपास काफी फेमस रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे कि आखिर गतिशीलता से जुड़ा हुआ यह सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सिद्धांत दिया था लाप्लास ने। ठीक है, आइए देखते हैं हमारी जोड़ी के अनुसार या हमारे कूट के अनुसार, सूची के अनुसार ये कहां पर है। तो देखिए, गतिशील सिद्धांत है नंबर 1 पर, जिसे किसने दिया था, लाप्लास ने। आप यहां इसे कर सकते हैं कनेक्ट। संतुलन से जुड़ा हुआ किससे, न्यूटन। अब आपके पास शेष 2 सिद्धांत बचते हैं, स्थिर तरंग सिद्धांत और प्रगामी तरंग सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, जो स्थिर तरंग सिद्धांत है वह दिया था R.A. हैरिस ने। ठीक है, कब दिया था इन्होंने ये सिद्धांत, 1904 में। और इन्होंने स्थिर तरंग सिद्धांत देते हुए प्रगामी तरंग सिद्धांत का खंडन किया था, इसकी आलोचना की थी। और प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था किसने, विलियम वेवेल ने। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम हमारी सही जोड़ी मिलाते हैं और कूट के अनुसार इसका सही जवाब देते हैं। तो यदि आपको 2 भी पता है तो आप इसका सही जवाब दे सकते थे, यदि आपको पता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको कौन से पता है। तो आपको नॉर्मल गतिशील सिद्धांत पता होगा, किसका है यह, लाप्लास का। आपको पता होगा संतुलन सिद्धांत किसका है, न्यूटन का। आप इन 2 यदि आपको ये 2 भी पता है इनमें से विकल्प, तो आप इसके आधार पर भी सही जवाब दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखिए, यदि आपको पता है संतुलन सिद्धांत दूसरा न्यूटन का है, तो आप देखिए डी का आप ढूंढ लीजिए 2 कहां पर है, एक ये है ऑप्शन हो गया और एक ये है, यानी बी और सी में से कोई एक जवाब सही होगा। यदि आपको पता है कि गतिशील सिद्धांत लाप्लास का है, तो आपको पता होना चाहिए ए का सही सुमेलन क्या है, 3। तो आप देख लीजिए ए में 3 कहां पर है, बी में है और सी में है। तो सबसे सटीक जवाब क्या होगा हमारे पास यहां, जो 2 आंसर सही होगा, यानी बी। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का सही जवाब भी है। क्यों, क्योंकि स्थिर तरंग सिद्धांत किसका है, R.A. हैरिस का, और प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका है, विलियम वेवेल का। ठीक है, इस तरह ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कब, मार्च 2023 में ही जो परीक्षा हुई थी नेट की, उसी में सवाल फ्रेम किया गया था। समुद्र विज्ञान से संबंधित क्या सवाल है, यह क्या प्रश्न है, महासागर के जल में प्रमुख लवणों, ध्यान रखिएगा प्रतिशत में दिए हुए हैं, इसके सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। अवरोही क्रम यानी क्रमशः घटते हुए क्रम की बात की जा रही है। आपके सामने ऑप्शन में क्या क्या चीजें थी, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपके पास विकल्प है 2 4 3 1, 3 1 4 2, 3 4 2 1, 4 3 1 2। अब बात करते हैं महासागरीय लवणता की, क्योंकि सवाल क्या पूछा जा रहा है, महासागर के जल में प्रमुख लवणों के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम को बताइए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले लवणता क्या है। तो लवणता क्या है, देखिए हर महासागर की अपनी अलग अलग लवणता है, लेकिन जो आप कहें औसतन लवणता कितनी है महासागरों की, लगभग 35% मानी जाती है। अब यह है क्या, इसका मतलब यह है कि यदि आप 1000 ग्राम जल लेते हैं या पानी लेते हैं, तो आप जब इसे वाष्पीकृत करते हैं, ठीक है, तो वाष्पीकृत करने के लेवल पर इससे पूरा जल ऊपर वाष्पित हो जाएगा, और जो लवण बचते हैं, जो नमक के कण बचते हैं, वे कितने बचते हैं, वही इसकी लवणता कहलाती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें लवणता के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा कि महासागरों में सबसे ज्यादा लवणता वाले जो प्रतिशत में तत्व पाए जाते हैं, उसमें सबसे आगे सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद दूसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरे नंबर पर है मैग्नीशियम सल्फेट। और चौथे नंबर पर जो प्रतिशत है, हालांकि बहुत कम प्रतिशत है, यह 0.4% है यह, तो इसका जो प्रतिशत है वह है कैल्शियम कार्बोनेट का। इनका प्रतिशत भी ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड का लगभग 77.8% है।
ठीक है। वहीं मैग्नीशियम क्लोराइड की यदि हम बात करते हैं तो इसका प्रतिशत लगभग 10.9 है, और मैग्नीशियम सल्फेट का प्रतिशत लगभग 6% है। मैग्नीशियम सल्फेट के अलावा सोडियम सल्फेट भी पाया जाता है, पोटेशियम सल्फेट भी पाया जाता है। इनका प्रतिशत क्रमशः 6 से आप कम कर दें 4 और 2% है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं हमारे सही जोड़ी के हिसाब से, हमारे प्रश्न के हिसाब से कि हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया अवरोही क्रम सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड का यानी 3, फिर उससे कम थोड़ा सा किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड का यानी 1, फिर उसके बाद थोड़ी और कम है किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का यानी ऑप्शन 4, और फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी ऑप्शन 2, ठीक है। तो 3142 जहां भी है वही इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी 3142 यही इस प्रश्न का सही जवाब है लवणता के संदर्भ में कि कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। आइए पढ़ते हैं। कथन 1 है, कर्क रेखा पर अधिकतम लवणता देखी गई है और इसका कारण निम्न वर्षा, उच्च वाष्पीकरण एवं उच्च वायुमंडलीय दबाव है, ठीक है। दूसरा कथन है, अतिरिक्त वाष्पीकरण और ताजा जल की अधिक मात्रा में आपूर्ति के कारण शीतोष्ण कटिबंध में न्यूनतम लवणता देखी गई है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आपके पास ऑप्शन है क्रमशः ए बी सी डी, क्या क्या है। कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। अब इन कथनों को गौर से पढ़िए। कथन क्या कह रहा है, पहला, कर्क रेखा पर अधिकतम लवणता देखी गई है और इसका कारण निम्न वर्षा, उच्च वाष्पीकरण एवं उच्च वायुमंडलीय दबाव है। बिल्कुल सही बात है। क्यों यहां पर यह सही है कि जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, ठीक, तो यह है 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा, और ठीक 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ कर्क और मकर रेखा का स्थान है। इस स्थिति में या इस रीजन में ध्यान रखिएगा लवणता सबसे अधिक होती है, ठीक। क्योंकि यहां पर वाष्पीकरण भी ठीक होता है, और जब जल का वाष्पीकरण अधिक होता है तो जल के वाष्पीकरण के बाद नमक के जो कण बचते हैं वे दर्शाते हैं कि उस क्षेत्र में कितनी लवणता है। तो जल के वाष्पीकरण की वजह से इस क्षेत्र की लवणता क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि इसी क्षेत्र के बाद ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, फिर इसके बाद आप क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी मिलेगा, और इस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा लवणता कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट मिल रहा है जिसकी वजह से वाष्पीकरण हो, कि वाष्पीकरण अधिक हो तो यहाँ पर लवणता ज्यादा हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा वाष्पीकरण कम होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, जो उस शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है वहां की लवणता क्या होती है, ध्यान रखिएगा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्क रेखा पर अधिकतम लवणता देखी गई है, इसका कारण निम्न वर्षा, उच्च वाष्पीकरण एवं उच्च वायुमंडलीय दबाव है। पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कथन क्या कहता है, अतिरिक्त वाष्पीकरण और ताजा जल की अधिक मात्रा में आपूर्ति के कारण शीतोष्ण कटिबंध में न्यूनतम लवणता देखी जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर अतिरिक्त वाष्पीकरण नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको बताना है सही विकल्प, सही विकल्प इसका क्या सही होगा, केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को और उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखते हैं कथन क्या है। कथन है अभिकथन ए, एल नीनो का पेरू तट के समानांतर समुद्री जीवन पर दृढ़ प्रभाव है, और कारण आर क्या कह रहा है, एल नीनो के दौरान पोषक तत्वों से समृद्ध शीत जल का ऊपर उठना कम हो जाता है जो पादप प्लवक को प्रभावित करता है। अब आपके सामने है कि उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपके पास विकल्प क्या है, ए बी सी डी क्रमशः पढ़ते हैं। विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ए सही है किंतु आर सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। आइए देखते हैं क्या सही है क्या नहीं है। बात करें यदि हम पहले कथन पर या अभिकथन पर, अभिकथन क्या कह रहा है इसका, यह कह रहा है कि एल नीनो का पेरू तट के समानांतर समुद्री जीवन पर दृढ़ प्रभाव है। ठीक, और दूसरा कथन क्या कहता है, कारण आर क्या कह रहा है, एल नीनो के दौरान पोषक तत्वों से समृद्ध शीत जल का ऊपर उठना कम हो जाता है जो पादप प्लवक को प्रभावित करता है। सबसे पहले जानते हैं एल नीनो का संबंध और पेरू के तट से संबंध। ठीक है, यदि हम बात करें एल नीनो की तो इसे समझिए सबसे पहले सामान्य स्थिति पर। देखिए, मान लीजिए कि यह ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है और मान लीजिए कि यह हमने साउथ अमेरिका वाली चर्चा की, यानी पेरू का तट कहां पर है, यहां। ठीक, ये घटना कहां घटित होती है, दक्षिणी गोलार्ध में घटित होती है, यानी हम बात करेंगे यहां पर प्रशांत महासागर के जल की। ध्यान रखिएगा, सामान्य स्थिति में क्या होती है कि यहां पर गर्म जल पाया जाता है और गर्म जल के साथ साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहां से दक्षिण पूर्वी पवनें, व्यापारिक पवनें आगे बढ़ती हैं जो क्या करती हैं, इस गर्म जल को समेटते हुए यहां पर लेके आती हैं। ठीक है, तो ये गर्म जल जब यहां आता है तो यहां पर लो प्रेशर बनता है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के इस वाले रीजन में क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनने की वजह से वाष्पीकरण होती है और जो बादल बनते हैं ऊपर, फिर ये वर्षा करती है। और इस वाली रीजन पर क्या होता है, क्योंकि गर्म जल एक साथ इस तरफ आ गया तो यहां से गहराई वाला ठंडा जल या शीतल जल ऊपर की ओर उठता है और ये क्या होता है, यहाँ पोषक तत्वों से रिच होता है। ये हमने कब बात की, सामान्य दशाओं में। लेकिन जब हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है एल नीनो की कंडीशन में। तो ठीक है, तो एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है, एल नीनो की कंडीशन में यहां पर गर्म जल है। ठीक, एल नीनो की कंडीशन में ये जो व्यापारिक पवनें हैं दक्षिण पूर्वी, ये इनका प्रभाव थोड़ा कम होता है। और जब इनका व्यापारिक पवनों का प्रभाव, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव कम होता है तो यह जो गर्म जल यहाँ पर संघनित है, यह गर्म जल आगे की ओर यहां बढ़ता है पेरू के तट के पास, और पेरू के तट के पास फिर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब यहां लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और यहां पर बादल बनते हैं और बादल के बाद यहां बारिश होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच यहाँ पर शीत वाटर है या कहें कि ठंडा जल है, ये ऊपर नहीं आ पाता, जिस वजह से पेरू का तट यहाँ प्रभावित होता है। ठीक है, यानी एल नीनो की कंडीशन की यदि हम बात करें तो यह बिल्कुल सही बात है कि एल नीनो की कंडीशन की वजह से पेरू के तट के आसपास जो पोषक तत्वों से समृद्ध शीत जल का ऊपर उठना है यह कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो इस वाले रीजन में पादप प्लवक हैं ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन इसका कारण है, यानी एल नीनो का पेरू तट के समानांतर समुद्री जीवन पर दृढ़ प्रभाव पड़ता है, यह बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से चूंकि जब एल नीनो नहीं होता है तो सामान्य रूप से पेरू तट के आसपास जो मत्स्य पालन है वह काफी विकसित होता है। ठीक है, लेकिन एल नीनो की कंडीशन के बाद या एल नीनो जब प्रभावित करने लगा उस रीजन को, तो उसके बाद मत्स्य पालन वहां काफी प्रभावित हुआ है नकारात्मक रूप से। ठीक है, ऐसे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है और वह पहले कथन का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप कह सकते हैं कि ए बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। हमारे पास ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। ध्यान रखिए क्या पूछा जा रहा है, शब्दों को बहुत ध्यान से समझने और यहाँ पर जानने की जरूरत है। जैसे शब्द पूछा जा रहा है महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र, तो देखिए ध्यान रखिएगा महाद्वीपीय मग्न तट क्या होते हैं, समुद्री जो गहराई वाले क्षेत्र हैं वे क्या होते हैं, समुद्री गहराई वाले मैदान। तो जब आप महाद्वीपीय वाले क्षेत्र से
क्रमशः आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और यह रीजन जहां पर जल भरा है, यानी यहां पर महासागर वाला क्षेत्र आ गया। आपको समझना है कि आखिर महाद्वीपीय ढाल वाला क्षेत्र क्या है। तो यह जो रीजन महाद्वीपीय वाला रीजन है, जहां जहां पर तट मग्न हो गए हैं महासागर से, इसे मग्न तट कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक, फिर आप इस मग्न तट के बाद जब नीचे ऐसे ढलान वाली है जो आपको स्लोप दिख रही होगी, ये स्लोप ये कहलाती है महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, क्योंकि ये ढालनुमा संरचना है, यह महाद्वीपीय ढाल है। अब देखिए सवाल पूछा जा रहा है या प्रश्न पूछा जा रहा है किसके बारे में, कि किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर, क्योंकि अटलांटिक महासागर का ही सबसे बड़ा या सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल है। एक आपको पता होना चाहिए क्या, कि यह तथ्यात्मक प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न यदि आपको आते हैं तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, और यह सवाल भी मार्च 2023 के नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया था। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ, अगले खास प्रश्नों के साथ, अगली यूनिट से। तब तक के लिए शुक्रिया।